इंसान जब भी नया घर बनाता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान उसके बुनियाद पर रखता है, क्योंकि घर का बुनियाद जितना ज़्यादा मजबूत होता है वो घर उतना ही लंबा समय तक चलता है। और अगर घर का बुनियाद ही कमज़ोर पड़ जाए तो उस घर को ढहने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सेम यही चीज़ इंसान के जीवन में भी लागू होता है। इंसान जब भी शादी कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करता है तो कोशिश ये करता है कि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि रिश्ते के स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो फिर उस रिश्ते को लंबे समय तक चला पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज के कहानी में एक लड़की शादी कर अपने ससुराल जाती है कि शादी के ठीक 10 महीने बाद ही उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। सबको यही लगता है कि उसकी मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस जब उसका पोस्टमार्टम कराती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि उस व्यक्ति की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई थी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक इलाका पड़ता है पतारा। पतारा का ही एक गांव पड़ता है जगदीशपुर, और इसी जगदीशपुर गांव का रहने वाला राम अवतार पंडित, पत्नी का नाम सुधा पंडित और 2 बच्चे जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम गौरव जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, और बेटी का नाम सपना जिसकी उम्र है लगभग 19 से 20 साल। राम अवतार अपने ही इलाके में एक रोजगार करता है और अपने परिवार की लालन पालन करता है। राम अवतार जो कि बेहद ही स्वाभिमानी व्यक्ति है, एक बार जब किसी काम को जिद कर लेता है तो फिर अपने जिद से पीछे ही नहीं हटता है। इसीलिए उस इलाके के लोग उसे जिद्दी पंडित के नाम से बुलाते हैं। सपना जो कि पतारा के शक्तिपीठ कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है। सपना जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत। सपना जब कॉलेज जाती है उसकी खूबसूरती को देख करके कॉलेज के काफ़ी सारे लड़के सपना के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सपना किसी भी लड़के को कोई भाव नहीं देती है। इसी कॉलेज में पढ़ने वाला राज कपूर जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, जो जयपुर का रहने वाला है, देखने में बेहद ही हैंडसम। राज कपूर और सपना की जब पहली बार कॉलेज में मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, उसके बाद से सपना और राज कपूर मौका निकाल करके दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और जब भी दोनों में मुलाकात होती है दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है, और आखिरकार एक दिन सपना के पिता राम अवतार को मालूम चल जाता है। जैसे ही राम अवतार को मालूम चलता है, उसके बाद से सपना का कॉलेज आना जाना बंद कर देता है। एक दिन सपना अपने माँ सुधा से पूछताछ करती है कि आखिरकार मुझे कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर सपना की माँ कहती है कि तू कॉलेज में जा कर के क्या कर रही है, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। हमने तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और तू कॉलेज में जा कर के आशिकी लड़ा रही है। तुझे क्या लग रहा था कि हमें मालूम नहीं चलेगा। जब सपना की माँ इस तरह की बातें सपना से कहती है तो इस पर सपना कहती है कि माँ, राज कपूर बेहद ही अच्छा लड़का है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही इस तरह की बातें सपना अपने माँ से कहती है, उसकी माँ तुरंत ही ये बातें अपने पति राम अवतार से कह देती है। जैसे ही राम अवतार को जब मालूम चलता है, गुस्से में आग बबूला हो उठता है और सपना से कहता है कि ये शादी मेरे जीते जी संभव नहीं है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया है, मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती है। और आखिरकार राम अवतार को सपना को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता सताने लगता है कि कहीं सपना अपने आशिक के साथ फरार ना हो जाए। इसीलिए राम अवतार सपना की शादी कराने के लिए एक लड़का की तलाशी करना शुरू कर देता है, और बहुत जल्द ही राम अवतार की तलाशी भी पूरी हो जाती है। और एक रिश्तेदार के माध्यम से इसी कानपुर शहर के कल्याणपुर में ऋषभ मिल जाता है। ऋषभ जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो एक कंप्यूटर का व्यवसायी है। ऋषभ के पिता का नाम किशोर चंद तिवारी, माँ का नाम मधु तिवारी। किशोर चंद जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। किशोर चंद की पत्नी 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इसीलिए किशोर चंद अपने बच्चे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। दरअसल किशोर चंद का अपना कोई संतान नहीं है। किशोर चंद बचपन में ही ऋषभ को एक अनाथ आश्रम से गोद लेता है और अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करता है। परवरिश ही नहीं करता है बल्कि बेहतर शिक्षा भी देता है। किशोर चंद के पास करोड़ों की संपत्ति है, इसीलिए किशोर चंद अपने बच्चे की शादी एक ऐसे परिवार में लड़की से करना चाहता है जो बिल्कुल एक मध्यम परिवार से हो, देखने में खूबसूरत हो और उसके घर के अच्छे तरीके से ख्याल रख सके। जैसे ही सपने का रिश्ता किशोर चंद के पास उसके बेटे ऋषभ के लिए पहुँचता है, किशोर चंद भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर 22 जनवरी 2022 को सपना की शादी ऋषभ से कर दी जाती है। सपना भी शादी कर ऋषभ के घर अपने ससुराल पहुंच जाती है और अपने पति और अपने ससुर के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू करती है।
किशोर चंद जो कि बीपी और शुगर का मरीज होता है, अपने घर पे ही रहता है, अक्सर दवाइयाँ लेता है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है। सपना भी अपने घर को इतने बेहतर से संभाल लेती है कि किशोर चंद भी अपने बहू से काफ़ी खुश होता है और देखते ही देखते सपना अपने घर का मालकिन बन जाती है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि आखिरकार जुलाई 2022 में बीमारी की वजह से किशोर चंद की मौत हो जाती है और उसके बाद से सपना के घर में सपना और उसका पति ऋषभ दोनों अकेले रह जाते हैं और उसके बाद से दोनों खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। समय जब यूं ही गुजरना शुरू होता है कि आखिरकार 3 दिसंबर 2022 को ऋषभ की अचानक तेज़ तबीयत खराब हो जाती है। सपना तुरंत ही ऋषभ को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर जब ऋषभ का इलाज करना शुरू करते हैं, इलाज के दौरान ही ऋषभ की मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ऋषभ की मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई है। तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती है और ऋषभ की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही ऋषभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि ऋषभ की बीमारी की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि दवाइयों का ओवरडोज देने की वजह से ऋषभ की मौत हुई है। जैसे ही इस तरह की रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस तुरंत ही इसके बारे में सपना से पूछताछ करती है कि आखिरकार ऋषभ दवाइयों का ओवरडोज क्यों लेता था। इस पर सपना कहती है कि साहब, ऋषभ को दवाइयाँ मैं नहीं देती थी, ऋषभ खुद अपने हाथों से अपनी दवाइयों को लेता था। मुझे नहीं पता कि ऋषभ दवाइयों का ओवरडोज क्यों लेता था। लेकिन सपना जब पुलिस वालों के सवालों का जवाब जब देना शुरू करती है, पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं सपना के ऊपर शक चला जाता है। पुलिस वालों के सपना के एक भी जवाबों पे भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सपना के मोबाइल के नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सपना के मोबाइल के नंबर का सीडीआर निकालती है तो एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पे सपना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी और जिस दिन सपना के पति ऋषभ का तबीयत खराब हुआ था, उस दिन भी सपना उस नंबर पर बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सपना के ही कॉलेज का आशिक राज कपूर का है। पुलिस तुरंत ही राज कपूर को लेकर के अपने थाने पहुंच जाती है और फिर सीडीआर के सारे डिटेल्स राज कपूर के सामने रख करके और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। राज कपूर के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। राज कपूर बताता है कि सपना से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सपना भी दिलो जान से राज कपूर से प्यार करती थी। राज कपूर सपना से शादी करना चाहता था। सपना भी शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सपना के घर के परिजनों को मालूम चलता है कि राज कपूर के साथ में सपना आशिकी लड़ा रही है, सपना के पिता राम अवतार इस शादी के खिलाफ हो जाता है और तुरंत ही सपना के जल्द से जल्द शादी कराने के लिए ऋषभ से तय कर देता है। लेकिन जैसे ही सपना का शादी तय हो जाता है, इस बात की जानकारी राज कपूर को मालूम चल जाती है। शादी से कुछ दिन पहले राज कपूर एक दिन सपना के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको मिलने के लिए मंदिर के पास बुलाता है। जब मिलने के लिए सपना मंदिर के पास पहुंचती है तो राज कपूर सपना से पूछता है कि तुम्हारी शादी तय हो गई। इस पे सपना कहती है कि हाँ, शादी तय हो गई है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये शादी मेरे मर्जी का खिलाफ हो रहा है, लेकिन मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। मेरे पिता एक नंबर के जिद्दी आदमी है। तुम यकीन मानो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। भले ही मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी तुमसे ही मोहब्बत करती रहूँगी। लेकिन मैं तुमसे एक वादा भी करती हूँ कि भले ही मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी हमारा मिलना जुलना और हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा। और आखिरकार सपना जब शादी कर अपने ससुराल पहुँच जाती है, सपना का ससुर घर पे ही रहता है क्योंकि वो बीपी और शुगर का मरीज होता है, दवाइयाँ चल रही होती है। ऋषभ जब अपने ड्यूटी पे चला जाता है, उसके बाद से सपना तुरंत ही राज कपूर के नंबर पे फ़ोन करती है और अपने घर पे ही बुला लेती है और फिर अपने आशिक के साथ अपने ही घर में संबंध बनाती है। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। एक दिन सपना का ससुर राज कपूर के बारे में सपना से पूछताछ करता है तो सपना कहती है कि राज कपूर उसका दूर का रिश्तेदार है। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। सपना के ही घर में एक किराएदार है जिसका नाम है सुरेंद्र यादव, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल। सुरेंद्र को कहीं ना कहीं राज कपूर के ऊपर शक चला जाता है। उसको सपना के बातों पे यकीन नहीं होता है और इसलिए सुरेंद्र अब राज कपूर के पीछे पड़ जाता है। एक दिन जब राज कपूर सपना से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, सपना और राज कपूर अपने ही घर के कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे। उसी वक्त सुरेंद्र घर पे पहुंच जाता है और आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। जैसे ही राज कपूर अपने घर वापस चला जाता है, उसके बाद से सुरेंद्र सपना के पास जाता है और उस मोबाइल का रिकॉर्डेड वीडियो सपना को दिखाता है और कहता है कि जो तुम अपने आशिक के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो सब कुछ मुझे मालूम चल चुका है। ज़रा सोचो कि अगर ये सच्चाई ऋषभ भैया को मालूम चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा।
जैसे ही वो वीडियो सुरेंद्र सपना को दिखाता है, उसे देख करके सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और हाथ जोड़ते सुरेंद्र से कहती है कि तुम ऋषभ से कभी भी मत बताना, बदले में तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें पैसा दूंगी। इस पर सुरेंद्र कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं भी तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो तुम अपने आशिक के साथ में करती हो। आखिरकार सपना भी मजबूर हो जाती है और सुरेंद्र के साथ भी अपने ही घर में संबंध बनाती है। उसके बाद से सपना का सुरेंद्र और राज कपूर दोनों के साथ में अक्सर संबंध बनना शुरू होता है और सिलसिला जब यूं ही चलना शुरू होता है तो आखिरकार एक दिन ऋषभ का पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा इस बात की शिकायत ऋषभ से करता है कि जब तुम घर से बाहर चले जाते हो उस वक्त तुम्हारे घर पे एक लड़का आता है। जैसे ही इस बात की सच्चाई ऋषभ को मालूम चलता है, गुस्से में आग बबूला हो उठता है और अपने घर आता है और सपना से काफ़ी झगड़े तकरार करता है। लेकिन सपना अपने पति को किसी भी समझाने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार होता है। लेकिन उसके ससुर को कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक चला जाता है और उसके बाद से सपना का ससुर सपना के ऊपर पहरा देना शुरू कर देता है, जिसके वजह से राज कपूर सपना के घर पे नहीं आ पाता है और सपना का राज कपूर का मिलन नहीं हो पाता है। इसलिए अब सपना काफ़ी बेचैन हो उठती है अपने आशिक राज कपूर से मिलने के लिए। अपने ससुर पे काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपने ससुर का ख्याल रखना छोड़ देती है। एक दिन सपना जब बेड पर लेटे हुए टीवी देख रही थी तो उसी टीवी में देखती है कि किसी व्यक्ति को अगर दवाइयों का ओवरडोज दिया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे मौत के कगार पर पहुँच जाएगा। इसीलिए सपना अपने ससुर का फिर से ध्यान रखना शुरू करती है और उसके दवाइयों का ओवरडोज देना शुरू करती है। इन्हीं दवाइयों का ओवरडोज होने की वजह से सपना के ससुर का जुलाई 2022 में मौत हो जाती है और सबको लगता है कि उसकी नॉर्मल मौत हुई है। उसके बाद से सपना के घर में सपना और उसका पति ऋषभ दोनों ही रह जाते हैं। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि अक्टूबर 2022 में ऋषभ अपने काम के सिलसिले से दिल्ली एक सप्ताह के लिए चला जाता है। जैसे ही ऋषभ उधर दिल्ली पहुँचता है, सपना तुरंत ही अपने आशिक राज कपूर को एक सप्ताह के लिए अपने घर पे बुला लेती है और राज कपूर सपना के साथ ही उसके घर में एक सप्ताह तक रहता है। लेकिन जैसे ही एक सप्ताह के बाद ऋषभ दिल्ली से घर वापस आता है, उसके आने से पहले ही सपना राज कपूर को वापस भेज देती है। लेकिन ऋषभ जब घर पे पहुंचता है, फिर से उसका पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा ऋषभ से कहता है कि जिस लड़के के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो लड़का तुम्हारे घर में पिछले एक सप्ताह से रह रहा था। जैसे इसकी सच्चाई फिर से ऋषभ को मालूम चलता है, अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार नहीं करता है बल्कि सपने के साथ में अच्छा खासा मार पिटाई करता है। इसलिए तंग आकर के सपना तुरंत उसी दिन अपने आशिक राज कपूर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ काफ़ी मार पिटाई किया है, मैं अपने पति के साथ इस तरह की ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर सकती, मुझे कोई रास्ता बताओ। इस पर राज कपूर कहता है कि रास्ता तो बिल्कुल आसान है, तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। इस पर सपना कहती है कि मेरे पास इससे भी बढ़िया एक सुझाव है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, उसके बाद से उसकी करोड़ों की संपत्ति हमारी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और इस सारी संपत्ति को लेकर के आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेंगे। जैसे ही सपना इस तरह की बातें कहती है, इस काम को करने के लिए राज कपूर तैयार तो हो जाता है, लेकिन कहता है कि इस काम को मैं अकेले अंजाम नहीं दे सकता, इस काम को करने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा और फिर उसको पैसे भी देना पड़ेगा। इस पर सपना कहती है कि तुम पैसे की फिक्र ना करो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर इस काम को करने के लिए राज कपूर एक षड्यंत्र बनाता है और इसमें राज कपूर अपने ही दुकान में एक काम करने वाला सुरेंद्र सिंह को शामिल करता है और बदले में 3 लाख रुपया देने का वादा करता है और 3 लाख रुपया दे भी देता है। लेकिन राज कपूर ये 3 लाख रुपया अपने जेब से सुरेंद्र सिंह को नहीं देता है, बल्कि ये 3 लाख रुपया सपना राज कपूर को देती है और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए एक मौके का इंतजार किया जाता है। 27 नवंबर 2022 को ऋषभ के ही पड़ोस में उसके दोस्त के यहाँ एक शादी का समारोह होता है और इस शादी में ऋषभ का इन्वाइट होता है। ऋषभ रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास शादी समारोह के लिए अपनी स्कूटी को लेकर के निकलता है। जैसे ही ऋषभ इधर घर से निकलता है, तुरंत ही सपना फ़ोन करके अपने आशिक राज कपूर को बता देती है। राज कपूर तुरंत ही अपने दुकान में काम करने वाला सुरेंद्र को अपने साथ लेता है, एक तेज़धार हथियार भी लेता है और उस शादी समारोह तक पहुंच जाता है जहां पर ऋषभ शादी को अटेंड करने गया था। वहां पे पहुंच करके राज कपूर ऋषभ के स्कूटी के टायर का हवा निकाल देता है और फिर रास्ते में ऋषभ का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही रात्रि के 10 बजे के आसपास ऋषभ वहां से अपने घर के लिए रवाना होता है, जब अपने स्कूटी पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी स्कूटी पंचर हो गई है। तुरंत ही ऋषभ अपने स्कूटी को लेकर के धक्के मार करके वहाँ से निकलना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही एक अंधेरे जगह पे पहुँचता है, तुरंत ही राज कपूर और सुरेंद्र ऋषभ के ऊपर हमला कर देते हैं और एक पर एक तेज़धार हथियार से उसके ऊपर कई सारे वार कर देते हैं और उसके बाद से दोनों मौके से फरार हो जाते हैं।
दोनों को लगता है कि ऋषभ की मौत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उस रास्ते से जब कुछ लोग गुजरते हैं, ऋषभ को जब काफ़ी तड़पते हुए देखते हैं, तुरंत ही उसे उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत ही इस बात की जानकारी ऋषभ की पत्नी सपना को देते हैं। सपना तुरंत भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचती है। तभी राज कपूर सपना के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। इस पर सपना कहती है कि काम नहीं हुआ है क्योंकि मेरा पति अभी भी जिंदा है। और लगभग 3 से 4 दिन तक ऋषभ का ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट के बाद जब ऋषभ थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, आखिरकार डॉक्टर ऋषभ को डिस्चार्ज कर देते हैं। सपना ऋषभ को लेकर के घर पे आती है, लेकिन अपने पति से इतना काफ़ी नफरत कर चुकी थी कि अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए फिर से उसी रास्ते को अपनाती है जो अपने ससुर के साथ में कर चुकी थी। आखिरकार अपने पति ऋषभ को भी दवाइयों का ओवरडोज देना शुरू करती है और अपने किराएदार के दुकान से जा करके कुछ ऐसा इंजेक्शन ला करके ऋषभ को लगवाती है कि आखिरकार ऋषभ उसे झेल नहीं पाता है। और 3 दिसंबर 2022 को ऋषभ की तेज़ तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही तेज़ तबीयत खराब हो जाती है, सपना को भी समझ में आ जाता है कि अब ऋषभ का आखिरी समय आ गया है। तुरंत ही सपना अपने आशिक राज कपूर के पास फ़ोन करके खबर देती है। इस पर राज कपूर कहता है कि तुरंत ही उसे लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर किसी को शक न जाए। सपना तुरंत ही लेकर के और ऋषभ को नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर डॉक्टर ऋषभ का ट्रीटमेंट कर ही रहे थे कि ऋषभ की मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि ऋषभ की मौत बीमारी की वजह से नहीं हुई है। इसीलिए डॉक्टर तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने में खबर दे देते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी राज कपूर पुलिस वालों को बताता है तो राज कपूर के तहरीर पे पुलिस तुरंत ही सपना, उसके किराएदार सुरेंद्र और राज कपूर के दुकान में काम करने वाला सुरेंद्र सिंह, इन सबको अपने कस्टडी में लेती है। इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करती है और इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।